जय हिंद फ्रेंड, हिंदी आउट प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम बहुत ही पास में है, ऐसे में जो आपके पाठ्यक्रम में उपन्यास विधा के तहत यूनिट 6 लगा हुआ है, उसमें जो पहला उपन्यास है वो है देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास। ये उपन्यास जो है पंडित गौरी दत्त शर्मा द्वारा रचित उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष 1870 है। इसमें जो है ये जो 1870 में ये प्रकाशित होता है, 1870 ईस्वी में, तो ये मेरठ के एक लियो प्रेस से प्रकाशित हुआ था। लिथो प्रेस कहते हैं, छपाई ये जीआई में प्रकाशित हुआ था और कुल 500 प्रतियां थी और 35 पृष्ठों में। इसका अभी भी कहते हैं कि उपन्यास में कुल 35 पृष्ठ हैं और ज़्यादा मतलब बहुत बड़ा उपन्यास नहीं है, 35 पृष्ठ। इसकी प्रति अभी भी देखें तो नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में सुरक्षित है। इसके जो लेखक है पंडित गौरी दत्त, इनका जन्म पंजाब के लुधियाना में सन 1836 में हुआ था और इनका निधन 1906 में। ये पंडित गौरी दत्त शुक्ल जो थे, ये मेरठ में नागरिक प्रचारी सभा की स्थापना भी किए थे और उनके सम्मान में उन्हें गौरी दत्त नागरिक सेवी सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। देवनागरी लिपि के प्रचारक भी रहे थे दत्त जी। साथ ही साथ देवनागरी प्रचारक नामक पत्रिका का संपादन एवं प्रकाशन भी किया था। एक बहुचर्चित सामाजिक उपन्यास का कलेवर बांधती हुई ये उपन्यास जो देवरानी जेठानी की कहानी है, इसमें आप देखेंगे तो उपन्यास में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे आप कितना भी धनाढ्य रहो, बहुत ही समृद्ध परिवार से हो, लेकिन अगर परिवार में प्रेम नहीं है, पारिवारिक विघटन से आप जूझ रहे हैं, तो निस्संदेह आपको शांति नहीं मिलने वाली है। और साथ ही साथ आपको ये भी दिखाया गया है कि एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, पढ़ी लिखी स्त्री होती है, वो कैसे घर को बदल सकती है और एक जो अनपढ़ होती है वो कैसे आपको पतोन्मुख स्थिति में ले जा सकती है। उपन्यास के सार पे बात करें तो उपन्यास एक अग्रवाल बनिया परिवार को प्रस्तुत करता हुआ आगे बढ़ता है, जिसमें सर्वसुख नाम के एक बनिया होते हैं जो कि परिवार के मुखिया हैं। उनके 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। बड़े बेटे का नाम है दौलत राम, छोटे बेटे का नाम क्या है? छोटे लाल। अब दौलत राम और छोटे लाल, इनकी जो पत्नियां आती हैं, बात यहीं से शुरू होती है कि जो बड़ा बेटा दौलत राम है, जितनी पत्नी का नाम अगर देखें तो ज्ञानू होता है, ज्ञानू भी कहते हैं, वो एक अनपढ़, लालची और स्वार्थी प्रकृति की होती है। और जो छोटा बेटा है छोटे लाल, उसकी जो पत्नी है आनंदी, बहुत ही पढ़ी संस्कारी गुणवत्तायुक्त लड़की, घर की चिट्ठी लिखने तथा पढ़ने में भी सहयोग करती है। और सर्वसुख के सिर्फ 2 बेटे ही नहीं है, 2 बेटियां भी हैं। बेटियों में एक बड़ी बेटी है पार्वती जो कि दिल्ली में विवाहित है और जो छोटी बेटी सुखदेई है। सर्वसुख जो बनिया मेरठ में एक सुखी संपन्न और समृद्ध बनिया बनते हैं, उसके पीछे कहानी बहुत बड़ी है। उनके माता पिता की मृत्यु की हैजे से जो है मृत्यु हो जाती है, हैजे की बीमारी से। वो उस स्थिति में नहीं होते हैं जो आज धनाढ्य हैं। बहुत ही संघर्ष से वो आगे बढ़ते हैं जीवन में और अपने बच्चों को जब इस हालत में देखते हैं, फिर बहुएं आती हैं, तो घर कैसे पारिवारिक विघटन से गुजरता है। तो इन सारे कलेवर को बांधता हुआ ये जो सामाजिक संस्करण रूपांतरित ये उपन्यास हम सभी के समक्ष प्रस्तुत है। अब जो छोटी बहू है आनंदी, वो तो बहुत ही संस्कारी है, समझदार भी है। यहाँ तक कि जब उसके भी बच्चे होते हैं तो वो बाल विवाह के खिलाफ होती है, बाल विवाह नहीं करवाती है। और जो इनका दौलत राम बड़ा पुत्र है, जिनकी पत्नी ज्ञानू करके हैं, जो कि अनपढ़ हैं, तो उनके भी एक बेटी और बेटा होता है। और जो छोटे लाल हैं, उनके भी नन्हे और मोहन करके 2 बच्चे होते हैं। लेकिन ये जो दौलत राम की पत्नी है जो कि अनपढ़ है, वो बहुत ही कुढ़ती रहती है अपने सास और देवरानी से। यही है देवरानी जेठानी। वो जेठानी होती है, देवरानी से बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या करती है। और ये बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि संपत्ति का बंटवारा होता है, इनके पास हवेली भी होता है, तो छोटे लाल के हिस्से में हवेली जाता है और दौलत राम के हिस्से में दुकान जाता है। लेकिन फिर भी वो उतना संतुष्ट नहीं होते, तो जो हवेली का आधा हिस्सा होता है वो भी दौलत राम लेके जाते हैं और उनकी पत्नी यहाँ तक तो दरवाजे और चौखट भी लेके चली जाती है। तो यही होता है कि अगर आप जो है बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं, तो आप छोटी छोटी चीज़ों पे भी मुठभेड़ करने को तैयार होते हैं। लेखक का इस तरीके से उपन्यास लिखने का कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर रहा होगा, तो उद्देश्य बहुत ही सार्थक रहा है।
कि एक तो हम भारतीय जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें यदि ऐसे पारिवारिक विघटन है तो उनमें कितना महत्व होता है पढ़ने लिखने का। यहाँ पे देखिए कि ये जो उपन्यास है, इस उपन्यास के उद्देश्य और ज़रूरत को रेखांकित कर दिया गया है। उपन्यास पढ़ी लिखी और अनपढ़ स्त्रियों के गुण दोष को रेखांकित करता है। उपन्यास का परम लक्ष्य ही यही बताना है कि समाज परिवार के लिए पढ़ी लिखी स्त्रियां जो हैं वो क्यों जरूरी हैं। पंडित गौरी दत्त ने अपनी इस कृति में स्पष्ट किया है कि वे इसके प्रणयन स्त्री शिक्षा के लिए कर रहे हैं। वे ये भी लिखते हैं कि मैंने इस कहानी को नए रंग ढंग से लिखा है। मुझको निश्चय है कि दोनों स्त्री पुरुष इसको पढ़कर अति प्रसन्न होंगे और बहुत इसका लाभ उठाएंगे। इसमें बनिया परिवार की पृष्ठभूमि के माध्यम से जो है कथा प्रस्तुत की गई है। तो कथा का सार कुछ यही है, बस जिस तरीके से हमने संक्षेप में आपको बताया है। बाकी हिंदी साहित्य में एक चर्चा ये भी है कि हिंदी साहित्य में पहला जो उपन्यास कौन सा है, तो ये जो मतभेद है उपन्यास पहला कौन सा है इसको लेके, तो इसमें आप देखते हैं कि पहले उपन्यास में शुक्ल जी का कहना है कि उनके अनुसार जो है लाला श्रीनिवास दास का जो परीक्षा गुरु 1882 में लिखा गया था वो हिंदी का पहला उपन्यास है, परीक्षा गुरु। लेकिन वहीं विजय शंकर मल्ल ने श्रद्धाराम फिल्लौरी के द्वारा जो भाग्यवती लिखा गया था ये 1877 में लिखा गया था, तो इन्होंने कहा नहीं ये है। हमें ध्यान ये रखना कि हम देवरानी जेठानी की कहानी पढ़ रहे हैं तो किसके अनुसार ये पहला हिंदी का उपन्यास देवरानी जेठानी को माना गया है, तो ये 1870 में लिखा गया था। और डॉक्टर गोपाल राय ने पंडित गौरी दत्त के जो देवरानी जेठानी की कहानी उसी को पहला उन्होंने माना कि यही सच्चाई पे आधारित यथार्थवादी आग्रह पहली बार जो उपन्यास में दिखना चाहिए वो हमें देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में दिखता है। अब यहाँ पे पात्र परिचय की बात करें तो मुख्य पात्र में कौन कौन है, तो मुख्य पात्र निसंदेह जो परिवार का मुखिया है वो लाला सर्वसुख है। ये मेरठ के अग्रवाल बनिया जिसने अपने पुरुषार्थ से धन दौलत हाट हवेली सब कुछ खड़ी कर दी, लेकिन वही है कि अंततः जो बुढ़ापा होता है उसमें इन्होंने बहुत कुछ देखा। इनके बड़े बेटे का नाम दौलत राम, लाला सर्वसुख का बड़ा बेटा, पिता के व्यवसाय में सहयोग करता है। और जो दौलत राम है इनके पुत्र और पुत्री में क्रमशः अगर देखें तो इनकी एक पुत्री है और पुत्र है मुलिया और कन्हैया, तो पुत्री मुलिया है और पुत्र कन्हैया है। पात्र परिचय को बहुत ही गंभीरता से लीजिएगा। आपको जब हम अभी इस समय यूजीसी नेट के प्रैक्टिस सेट को करा रहे हैं तो उसको ज़रूर लगाइए और आप उसमें ये ध्यान दीजिए कि जो यूजीसी नेट आपको अगर सच में निकालना है तो सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर फैक्ट से काम नहीं चलेगा। वन लाइनर फैक्ट सीरीज हम करवाते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन उससे बनते हैं, लेकिन जो आपके पाठ्यक्रम में है उस पाठ्यक्रम से बहुत ही अंदर तक जाके क्वेश्चन पूछते हैं। कभी आपको स्टेटमेंट एक दे देंगे, पूरा मल्टीपल क्वेश्चन बनाते हैं, ऐसा कि 5 पंक्तियाँ देंगे तो पाँचों उसी से होगा लेकिन अलग अलग कलेवर में। उसका सन पूछ लिया, पुत्र पुत्री का नाम पूछ लिया, पता पूछ लिया, पहले क्या करते थे सर्वसुख उसके बारे में पूछ लिया, कुछ इस तरीके से पूछता है। तो एक बार तो हम इसको जो है आपको संक्षेप में सार पूरा बता दे रहे हैं, जो फैक्ट याद करना है। दूसरा, हम इस उपन्यास को जब आपको पढ़ाएंगे तो बहुत ही ध्यान से उपन्यास भी सुनिएगा, जितना हम चैनल पे करा सके। तो एक चीज़ मत करिएगा प्लीज़, अगर आपको सच में क्वालिफाई करना है। तो यहाँ पे देखिए जो दौलत राम है इनके पुत्र और पुत्री का नाम क्या है, पुत्री है मुलिया और पुत्र है कन्हैया। तो ध्यान रखिए मुलिया और कन्हैया। जो पुत्र इनका छोटे लाल है सर्वसुख का, लाला सर्वसुख का जो छोटा बेटा है वो रेलवे के दफ्तर में नौकरी करता है। छोटे लाल जो है ये रेलवे के दफ्तर में नौकरी करता है। और इनके जो 2 बच्चे हैं बड़े और छोटे, तो नन्हे और मोहन है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो स्त्री पात्रों में है ज्ञानो है जेठानी, ज्ञानो नाम है लेकिन ज्ञान है नहीं। ज्ञानो जेठानी है दौलत राम की पत्नी और घर की जेठानी बड़ी बहू है, अनपढ़ और झगड़ालू प्रवृत्ति की है ज्ञानो। आनंदी देवरानी छोटे लाल की पत्नी, व्यवहार कुशल और विवेकशील। आनंदी देवरानी सुशिक्षित और गुणवान है। पार्वती और सुखदेई लाला सर्वसुख की बेटियां हैं। पार्वती जो है इनकी बड़ी बेटी, इसकी शादी दिल्ली में होती है। और सर्वसुख की जो छोटी बेटी होती है सुखदेई, पढ़ी लिखी ये भी होती है। तो ये कुछ हमने देखा, सर्वसुख, पार्वती, सुखदेई, दौलत राम, छोटे लाल, ज्ञानो, इनके अलावा कन्हैया, नन्हे, मोहन, है ना, ये सभी नाम हमने लिया। और जो सुखदेई इनकी लड़की होती है सर्वसुख, उनका भी बेटे वगैरह का, तो ये सब गौड़ पात्र में आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए कुछ नाम और भी दिए हैं,
जैसे आ गया तो आपको शिवदयाल, वंशीधर कबाड़ी, ज्ञानचंद डूंगर, तहसीलदार, राम प्रसाद, गंगाराम, भगवान देई, दिल्ली पांडे, मिश्रानी। ये मिश्रानी भी पूछा जाता है, मिश्रानी कौन है, जिनसे पढ़ रही थी वो। तो मिश्रानी मुंशी टिकट नारायण, हर सहाय काबली, लाला दीनदयाल, कृपी बाल विधवा है, लाला बुलाकी दास मदरसे में नौकर, झल्लामल। तो ये जो इनकी बेटी होती है, अब उनके सुखदेई जो है छोटी वाली बेटी, सुखदेई का बेटा शिवदयाल होता है। वंशीधर कबाड़ी जो होते हैं वो इनके यहाँ सुखदेई का विवाह हुआ है। जो छोटी वाली पुत्री है इनका सर्वसुख की जो छोटी पुत्री सुखदेई है उसका विवाह किसके यहाँ हुआ होता है, वंशीधर कबाड़ी के यहाँ हुआ होता है। और जो सुखदेई के बेटे का नाम क्या होता है, सुखदेई के बेटे का नाम होता है शिवदयाल। तो ये ध्यान रखना आपको रिश्ता, वंशीधर कबाड़ी के यहाँ सुखदेई बेटी की शादी हुई होती है, बेटा उनका सुखदयाल होता, मतलब शिवदयाल इनका बेटा होता है। ज्ञानचंद जो होता है ये सुखदेई का भांजा होता है, छोटी बेटी का भांजा ज्ञानचंद। और जो ज्ञानो है, जो इनकी बड़ी पुत्र मतलब बहू आती है ज्ञानो, ज्ञानो का पिता जो एक गरीब बनिया है वो डूंगर है। तो ये डूंगर जो है, ये ज्ञानो जो है उसका पिता जो कि एक गरीब बनिया है। तहसीलदार जो होता है ये कौन होता है, तो आनंदी जो कि पढ़ी लिखी छोटी बहू है, उसके पिता का, आनंदी के पिता जो होते हैं इसमें तहसीलदार होते हैं। और जो आनंदी का बड़ा भाई है वो राम प्रसाद है, आनंदी का बड़ा भाई जो है वो राम प्रसाद है, और जो छोटा वाला है वो गंगाराम है। और आनंदी की छोटी बहन भगवान देई करके नाम है, तो ये छोटी बहन होती है आनंदी की। और दिल्ली पांडे इसमें कौन होते हैं, दिल्ली पांडे पुरोहित होते हैं। दिल्ली पांडे पुरोहित हो गए। और दिल्ली पांडे की जो है पत्नी होती है मिश्रानी। मुंशी टिकट नारायण ये शहरी अमीर व्यक्ति होते हैं, मुंशी टिकट नारायण। इनके अलावा हर सहाय काबली, तो उसी शहर के हर सहाय काबली भी जो होते हैं शहरी अमीर व्यक्ति होते हैं। अन्य पात्रों में कृपी बाल विधवा, झल्लामल, लाला बुलाकी दास, ये सब और भी थे। तो यहाँ पे हमने देखा इस तरीके से पात्र परिचय जो है प्राप्त कर लिया, हमने कथा को संक्षेप में बता दिया। और कथा में अगर विशेष तौर पे देखें तो किस चीज़ को ध्यान में रखा गया है, विशेष में यह उपन्यास जो है समस्या के साथ समाधान भी प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए झाड़ फूक की जगह कहता है कि जो भी कुछ हो तो उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वृद्ध समस्या के बीच देवरानी द्वारा सेना का आदर्श जो है रूप प्रस्तुत करना। आनंदी के पिता द्वारा ये कहलवाया गया कि ज्ञानवान लड़कियां घबराती नहीं हैं। अपनी पुत्री को समझाते हैं कि जो ज्ञानवान लड़कियां होती हैं घबराती नहीं है, सब काम किए जाती हैं। और लोक मुहावरों का भी बहुत अच्छे से इसमें प्रयोग किया गया है। पंडित गौरीदत्त शर्मा ने उपन्यास की भूमिका जब बांधी थी तो उसमें एक कविता लिखा था, दया उनकी मुझ पर अधिक वित्त से, जो मेरी कहानी पढ़े चित्त से। रही भूल मुझसे जो इसमें कहीं, बना अपनी पुस्तक में लेवे वही, दया से कृपा से क्षमा रीति से, छिपावे बुरों को भले प्रीति से। कुछ कोटेशन भी है, जैसे सुखदेई की माँ, सुखदेई की माँ कहती है तुम दौलत राम की सगाई रख लो, आई हुई लक्ष्मी से घर से कोई नहीं फेरता। तो सुखदेई की माँ यानी पार्वती और सुखदेई जो है उनकी माँ यानी सरसू की पत्नी जब दौलत राम की शादी के लिए आते हैं तो कहते हैं कि जब कोई लक्ष्मी का हाथ लेके आए तो वो लौटाना नहीं चाहिए। जैसे इनकी बड़ी बहू ज्ञानो है, वो कहती है कि बहन जिस पे जैसी आती होगी वैसी करेगी, और मेरी देवरानी बड़ी खोट और चुपचुट्टी है। मेरा देवर 70 चीज़ लावे है, दोनों खसम जोरू खावे हैं, किसी को एक चीज़ ना दिखावे। तो बहुत ज़्यादा जलन करती है अपनी देवरानी आनंदी से ये। और छोटी बहू कहती है तुम्हारा कैसा स्वभाव है, बाहर की लुगाइयों के सामने तो बोली ठाली की बात मत कहा करो, इसमें घर की ही बदनामी है। अपनी जेठानी से कहती है। सास ने कहा मैं क्या कहूँ, हमारी वह कहावत है कि अपना मरड़ जगत की हंसी। तो सासू माँ परेशान ही रहती हैं। सर्वसुख जो कि मुखिया है, लेकिन अब परिवार में इस तरीके से विघटन है कि वो भी उसी के केंद्र में बने हुए हैं। तो बिरादरी के लोग कहेंगे, वो कहते हैं कि देखो बिरादरी के लोग हंसेंगे और ठट्ठे मारेंगे कि फलाने के घर लुगाइयों में लड़ाई हुई थी तो उसने अपने बड़े बेटे को जुदा कर दिया। देखो ये कैसी बहू आई, इसने हमारी बात में बट्टा लगाया और घर 3 तेरा कर दिया। तो ये कुछ कथन इसमें आते हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे कथन आते हैं। महत्वपूर्ण देखें तो कहानी में है कि उपन्यास में सामाजिक एवं पारिवारिक स्थिति का भलीभांत चित्रण है, पारिवारिक विघटन और घर के बंटवारा का वर्णन है, स्त्री शिक्षा का चित्रण और स्त्रियों की आभूषण प्रियता का भी चित्रण है, बाल एवं अनमेल विवाह का चित्रण है, विवाह में फिजूल खर्ची का चित्रण है, वृद्ध की समस्या, बहुओं की समस्या,
कहा जाता है कि इसके माध्यम से जो है गोपाल राय जी ने हिंदी उपन्यास का जो इतिहास में ये देवरानी जेठानी की कहानी के रूप में इसे लिखा है, बल्कि ये सिर्फ उपन्यास के उसमें नहीं लिखा, बल्कि ये बालिकाओं के लिए उपयोगी पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखा है। इनका मकसद ये था कि स्त्री शिक्षा का विकास किया जाए। इसी परंपरा में जो लेखन में वामा शिक्षक 1872 में लिखा गया, भागवती 1877 में लिखा गया, ये सब स्त्री उद्धार के लिए भारतीय नवजागरण का प्रमुख मुद्दा था कि स्त्रियों का उद्धार कैसा हो, किस रूप में हो। परंतु यह केवल स्त्री शिक्षा की कहानी भर नहीं है, बल्कि इसमें मध्यवर्गीय बनिया समाज का यथार्थपूर्ण चित्रण भी है। आपको इसमें बाल विवाह, विधवा विवाह, मतलब वो कह सकते हैं कि सामाजिक समस्याएं होंगी, जैसे विवाह में बहुत ज़्यादा खर्च करो, स्त्रियां बहुत आभूषण प्रिय हैं, फिर भी घर में अलगाव है, वृद्धों का बहुओं द्वारा रखा जाना आदि समस्याएं जो है इनमें उद्घाटित होती है। सबसे बड़ी विशेषता है कि इस उपन्यास में पहली बार कुछ परंपरा से हटकर कथा कहने का प्रयास किया गया है। और ये भी कहा जाता है कि गोपाल राय जी ने जब ये लिखा होगा तो उस रचना के पीछे जरूर उनके अंदर नवजागरण की प्रेरणा और देश की उन्नति कैसा हो, तो उन्नति में, देश की उन्नति में महिलाएं कैसे सहायक हों, समाज में बदलाव आए, कुरीतियों के प्रति लोगों की सोच जो है वो परिवर्तित हो, तो उन रूपों को इसमें कथाकार, जैसे जेठानी है ना, तो जेठानी के माध्यम से जो निगेटिव रोल दिखाया गया कि कैसे सच में वो करती हैं, या जो सास है वो कैसे बहू से किस तरीके से प्रताड़ित हो रही हैं। तो मतलब ओवरऑल कह सकते हैं कि पूरा परिवार जो है खुश नहीं है। तो कथाकार ने इसका चरित्र वास्तविक और विश्वसनीय इसीलिए रखा है कि भारतीय स्त्रियों की झलक वो देखते हैं। तो केंद्र में स्त्री की सामाजिक पारिवारिक स्थिति है, और इस उपन्यास के माध्यम से जो लेखक समाज में संदेश देना चाहते थे वो देने में भी कह सकते हैं कि वो सफल हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही संक्षेप में हमने बताया कि बस आपको पात्र परिचय क्लियर रहे, और ये पहला उपन्यास माना जाता है पंडित डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार। कुछ कथन हमने बताया, लेकिन जो भी आपके पाठ्यक्रम में लगा है, बिना आप उसके टेक्स्ट को पढ़े अगर उससे क्वेश्चन आ गया तो करने में बहुत मुश्किल होगा। फैक्ट आ गया तब तो ठीक है, नहीं तो आप बीच में से कोई भी पंक्ति आएगा, किसने किससे कहा, मान लीजिए कोई चीज़ सर्वसुख ने अपने पिता सर्वसुख जो है वो सुखदेव से कह रहे हों, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये उन्होंने अपनी पुत्री से कब कहा, किस समय कहा। तो बहुत सारे पात्र होते हैं ना, ये तभी होगा जब आप उपन्यास को 1-2 बार अच्छे से पढ़ेंगे। और इसके लिए हम इसके नेक्स्ट पार्ट में जो है उपन्यास को कराएंगे। पूरा उपन्यास सुनिए, अच्छे से सुनिए, इसमें आप फैक्ट अच्छे से देख लीजिए, उपन्यास कंप्लीट सुनिए। तो आज के लिए इसे यहीं पे करते हैं, बाकी उपन्यास ज़रूर सुनिएगा। धन्यवाद।